कुल मिलाकर के इस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सुरक्षा रणनीति को परिवर्तित कर दिया है। जैसे भविष्य में बलूचिस्तान करने वाला है कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमारा बंटवारा करवा दो, ठीक है ना? तो बंटवारा हो जाएगा और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो सुरक्षा के इतने सारे आयाम। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो फोकस करना है वो एक तो यथार्थवादी दृष्टिकोण आज के परिप्रेक्ष्य में। अब ये सारे के सारे अप्रोच समय और परिस्थितियों के आधार पर प्रभावी होते रहते हैं। ये सब क्यों बना रहा है? मतलब समझ में आई बात? ताकि विश्व में उसका प्रभाव सैन्य दृष्टिकोण से बढ़ सके और उसकी एक नियामक भूमिका बनी रहे। 1965 का युद्ध हमने मजबूरी में लड़ा, थोपा गया हमारे ऊपर। वो अलग बात है कि हम बड़े थे, हम जीत गए, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम युद्ध करेंगे। हम युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे, ऐसा। लेकिन 1971 में हमने युद्ध के लिए तैयारियां करी और हमने ये सोच लिया कि यथार्थवाद होना चाहिए, सिर्फ आदर्शवाद नीतियां अच्छी नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, तो अभी हमें चर्चा करनी है आज भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0। ये हमारा आज का टॉपिक है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0। राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0। ये एक नया टॉपिक डिजाइन किया जा रहा है इस समय। तो इसको हम फॉर्मेट कर लें पहले कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा, क्या होगा। कोई भी टॉपिक को फॉर्मेट कर लेने से बहुत आसान हो जाता है ना? क्यों मनुष्यों? आप सब मनुष्य हैं या नहीं हैं? हैं? कैसे पता? कैसे पता? बताओ, किसने कहा है? तो वो सारे हम में हैं इसलिए हम मनुष्य हैं ना? क्या बात है। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको आगे चल करके कि मनुष्य क्या है, कि आप
व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, क्या हैं? हैं? आप मनुष्य हैं। तो किसी दिन हम चर्चा करेंगे आगे चल करके कि इनमें भी कोई अंतर है क्या? है? होगा ही अंतर। तो इस सवाल पर चर्चा करें। पहले भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय देख लेंगे तभी तो काम बनेगा ना। और इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का सैद्धांतिक विकास कैसे हुआ। जैसे आज हम कौन से सिद्धांत पर जा रहे हैं, अब 2.0 पर। तो हम यहां पर थोड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का सैद्धांतिक विकास देख लेंगे। एक ये हो जाएगा और इसके बाद कुछ दुनिया के देशों का क्या क्या सिद्धांत रहे हैं उन पर भी थोड़ा चर्चा कर लें, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो हम वैश्विक राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय आयाम आयाम यहां पर हम देखेंगे कि दुनिया के देशों ने किस तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को डिजाइन किया है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0 2.0 2.0 के तत्व, किन किन बातों को हम यहां पर शामिल कर रहे हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, ये हम देखेंगे। और इसके बाद हमारी रणनीति क्या है, फिर इसके बारे में हम फोकस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी चुनौतियां अब यहां पर रह जाएंगे। तो पहले तो हमें ये दुनिया के स्तर पर काम करना है कि ये है क्या। तो क्यों चर्चा में आया ये अभी? हाँ, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी हमने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, ऐसा कुछ है, मैंने सुना है? तो हमने पाकिस्तान को ये बताया है कि सिंदूर की कीमत कितनी होती है। तो जो वहाँ पर महिलाएं थीं जिनके पतियों का हत्या की गई, जो नवविवाहित महिलाएं थीं, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, तो हमने पाकिस्तान को उस उजाड़े हुए सिंदूर की कीमत बताई है। साहब जो आपने किया है उसकी कीमत ये है, और अभी निरंतर हम बताते रहेंगे। अभी वो ऑपरेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है। जो काम उन्होंने किया है उसका हर जाना उन्हें, तो कुछ दिनों बाद उनको ना सिंदूर देख करके वो कांप जाया करेंगे कि नहीं साहब इसके इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये बड़ा खतरनाक है। तो इस कारण से ये चर्चा में आया। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को तेजी से परिवर्तित करने की रणनीति बनाई। और उस पूरे के पूरे रणनीति में जो आज का जियो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट है उसको देखा गया, और किस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वो सब हो गया। रणनीति पहले से हमारी बनी, और उसको हमने व्यवहारिक तौर पर जब बनाया तो आज हम उस सारे डायमेंशन पर चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें हमारी रणनीति को किस दिशा में ले जाना है। ये ऑपरेशन सिंदूर एक प्रकार से ऐसा साबित होगा ना कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के नए आयाम उजागर होकर के आएंगे। जैसे आप देखो अभी कि हमने एक 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, और पूरी दुनिया के देशों में वो प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं डिप्लोमेटिक
स्थिति को मजबूत करने के लिए, चाहे वो जापान हो, चाहे यूएसए हो, फ्रांस हो, इन देशों में वो प्रतिनिधि जाएंगे और दुनिया के देशों से आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इसका मतलब है कूटनीतिक दृष्टिकोण से हम आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? वो भी किसका पार्ट है? ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। आपने ये कहा कि हम सैन्य सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे। अब हमने एक ग्रे वॉर जोन वॉरफेयर को भी शुरू किया। आप ऐसा देखिए कि शुरू में क्या हुआ, सीज फायर हो गया, ऑपरेशन करने के बाद सीज फायर होगा। एक रात अच्छी लड़ाई हुई, खूब घमासान देखा आपने, रात भर लड़ाई हुई, उसने भी किया, हमने भी किया, होता रहा और फिर अगले दिन सीज फायर हो गया। सीज फायर के 1-1.5 घंटे बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप हमेशा अलर्ट रहो, सावधान रहो, हमारा ऑपरेशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सेनाएं हमेशा अलर्ट मोड में रहेंगी। अलर्ट मोड में रहने का मतलब धन गमन है ना। किसी भी सेना को अगर आप अलर्ट रखना चाहते हैं तो खर्च तो बढ़ेगा ही ना। और पाकिस्तान की स्थिति अभी भी, माली हालत उसकी कैसी है? तो अगर ये आपने उसको डिसफंक्शनल टेंशन में रखा, सीज फायर को पॉज रखा, तो उसकी कहानी खराब होगी। जैसे होता है ना कि आप इतना लंबा समय चल गया है और अब इतने लंबे समय तक हमें अलर्ट मोड में रहना है, तो रोज का खर्चा आपका बढ़ जाता है। रोज का खर्चा बढ़ेगा तो तनाव आएगा या नहीं आएगा? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमने सीज फायर को पॉज किया है। ये परमानेंट सीज फायर नहीं है और वैसे तो परमानेंट सीज फायर कभी हुआ भी नहीं। तो कुल मिलाकर के इस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सुरक्षा रणनीति को परिवर्तित कर दिया है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हमने अपने डायमेंशन को चेंज किया है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? एक एक करके हम टॉपिक्स पर फोकस करते चले जाएं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय क्या है? किसे कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा? अच्छा, संपूर्ण सुरक्षा, वेरी गुड। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब होता है अब तक संजोए गए मूल्यों की सुरक्षा। हमारे पास जो है उसको हमें सुरक्षित करना है। अब जो है हमारे पास वो तो बहुत कुछ है, तो साधारण शब्द में अगर हम कहें, अब तक संजोए गए मूल्यों की सुरक्षा। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब इसमें सारी चीजें आ गई, आपकी सीमाओं की रक्षा है, आपकी अर्थव्यवस्था है, आपका लोकतंत्र है, आपका समाज है, आपके संस्कार है, कुछ भी जितना आपके पास है वो सब कुछ आपको सुरक्षित करना है। ऐसी स्थिति में ये हाई पॉलिटिक्स का अंग बन गया या नहीं? इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च राजनीति का अंग माना जाता है। उच्च राजनीति। अब उच्च राजनीति क्या होती है? हाई पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? हाई पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, तो उस बात को सबसे पहले शामिल करेंगे आप। जैसे आप देखो, हम कोई भी बात करते हैं, दुनिया के किसी भी देश के साथ अगर हम कोई रिलेशन ड्रॉ करते हैं, वो किसी भी विषय से संबद्ध हो, तो सबसे पहले केंद्र में किसको रखते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को। ऐसा कोई संबंध हम विकसित नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा
एकता अखंडता बाधित हो। तो हाई पॉलिटिक्स हो जाने के कारण से आपके इंटरनेशनल रिलेशन का केंद्रीय तत्व बन गया या नहीं? एक विद्वान हुआ करता था हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर कहता है कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा उसका प्रथम और अंतिम उत्तरदायित्व होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा को एक मार्मिक तत्व माना जाता है। मार्मिक तत्व का मतलब यह हुआ कि उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। जैसे आपके शरीर में आपका मार्मिक अंग कौन सा है? हृदय। ऐसा इनका मार्मिक अंग हृदय है। किसी किसी का दिमाग होता है। तो मार्मिक अंग वो है, अब जरूरी नहीं कि एक ही मार्मिक अंग हो, दो भी हो सकते हैं। तो एक आपका दिमाग हो गया, दिमाग अगर खत्म हो जाए, ब्रेन डेड, तो पूरा मनुष्य खत्म। और एक हृदय होता है, हृदय अगर धड़कना बंद कर दे तो मनुष्य निर्जीव अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन हालांकि आज के जमाने में ना हृदय लोग देते रहते हैं। मैंने आपको अपना हृदय दे दिया, मैंने आपको अपना हृदय दे दें, कहो बस हम निकालो थोड़ा सा, आप चाकू वाकू लेकर के आते हैं, आप निकालो हृदय। तो फिर कहेंगे नहीं नहीं ऐसे वाला थोड़ी देना, हम बस विचारों में देते हैं। तो कोई किसी को अपना हृदय नहीं दे सकता है, लेकिन विचार तुरंत, तुम तो हमारे दिल में रहते हो। अरे भाई साहब, अगर रहने लगेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा या नहीं बिगड़ जाएगा? ये इतना मार्मिक तत्व है कि हर चीज में जुड़ जाता है। ऐसे ही आपका हृदय है राष्ट्रीय सुरक्षा, और इसके लिए आप काम करना शुरू करोगे। तो हाई पॉलिटिक्स का अंग है। अब हर देश, चूंकि ये हाई पॉलिटिक्स का अंग है, इसमें भी तो आप वरीयता देंगे। जैसी आपकी सिचुएशन होगी, जैसी आपकी परिस्थिति होगी, आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, व्यापक बनाएंगे। मतलब कहने का ये कि कोई कोई देश ऐसा है जो कहता है कि नहीं, मेरी सीमाएं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो मुझे उनके बारे में कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमाओं की रक्षा को फोकस रखेगा? लेकिन कोई देश ऐसा है जो हमेशा पड़ोसी देशों से युद्धरत है, तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में पहला फोकस किसको करेगा? सीमाओं की रक्षा को करेगा। तो ये हर देश के बारे में समय और परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन होगा जरूर। अब बात आती है कि आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे व्यापक हुई या किस तरीके से इसके डायमेंशन चेंज हुए, इसके हम सैद्धांतिक विकास के बारे में चर्चा कर लें कि किस तरीके से ये आज डेवलप होती चली जा रही है। शुरुआत में जब नेशन स्टेट का कंसेप्ट हुआ करता था, राष्ट्र राज्य की अवधारणा होती थी, तो सीमाओं की रक्षा को ही राष्ट्रीय सुरक्षा मान लिया जाता था। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा। राजतांत्रिक युग में आप देखते होंगे कि राजा का पहला दायित्व होता था कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करें। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता था, युद्ध करना, सीमाओं का विस्तार करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, यही स्थिति थी। तो उस समय जब हम सिर्फ सीमाओं की रक्षा के बारे में सोचते थे, तो दृष्टिकोण था यथार्थवाद। यथार्थवाद यथार्थवाद कहता है कि आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित करनी है तो शक्ति का संचय आवश्यक होगा। शक्ति के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और यह शक्ति कौन सी है? सैन्य शक्ति। वैसे तो शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन सैन्य शक्ति आवश्यक होनी है। अब इस शक्ति में कुछ यथार्थवादी कहते हैं कि आप इतनी शक्ति का संचय करो जितनी आपको सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य हो। मतलब कुछ लोग रक्षात्मक प्रकृति के हैं। रक्षात्मक, केवल हमें इतनी शक्ति संचित करना है जितनी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। तो दूसरी तरफ कुछ राष्ट्र ऐसे भी होते हैं
जो कहते हैं नहीं साहब, सीमाओं की रक्षा का अर्थ केवल वर्तमान सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उन सीमाओं का विस्तार करना भी है या नहीं? तो ऐसे लोग आक्रामक प्रकृति के हुए। मियर सैमर जैसे विद्वान वो कहते हैं कि नहीं, हमें जितनी जरूरत है केवल उतनी ही शक्ति का संचय नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी सीमाओं के विस्तार करने के लिए भी शक्ति का संचय करना है। अब आप देखो, दुनिया में जितने भी देश हैं वो इन्हीं दो प्रकृतियों के हैं। कुछ कहते हैं कि मेरे पास आप जितने भी हथियार हैं वो मेरी अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए है, मैं दूसरों की सीमाओं पर आक्रमण नहीं करूंगा। जैसे आप अपने आप को भी देख सकते हैं, भारत रक्षात्मक प्रकृति का है, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए। वहीं चाइना को देख लीजिए, वो सिर्फ सीमाओं की रक्षा के लिए हथियारों का संचय नहीं करता है, बल्कि आक्रामक प्रकृति से वो काम करता है और अन्य देशों की स्थितियों को बनाता है। तो यथार्थवाद शक्ति पर केंद्रित है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य तत्व किसको मानता है? शक्ति को। शक्ति से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति को दो तरीके से संचित करता है, एक रक्षात्मक रूप में और दूसरा आक्रामक रूप में। क्लियर? अब यह जमाना बदल गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा और ज्यादा व्यापक हो गया। अब यह हुआ कि साहब ऐसा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब हम अपने कानून और अपनी समाज व्यवस्थाओं को भी सुरक्षित करें। तो एक और दृष्टिकोण पैदा हुआ जिसको उदारवादी दृष्टिकोण कहा गया। दृष्टिकोण यह कहता है कि समाज और संविधान ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य तत्व हैं। हम समाज में विद्यमान मूल्यों की सुरक्षा करें और उस सुरक्षा के लिए संविधान का सहारा लें। मतलब आप अंदर देश के आंतरिक क्षेत्रों में जितने भी आपको राइट्स मिले हुए हैं, मूल अधिकार, ये सब चीजें मिली हुई हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं? संविधान ने जो जो आपको अधिकार दिए हैं तो वो अधिकार आपको मिलने चाहिए, उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। और अगर हस्तक्षेप होता है तो हम क्या कह देते हैं? देश सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें हमारे मानव अधिकारों का, मूल अधिकारों का रक्षा होनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे राजनेता कहते हुए आजकल नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो वो कहते हैं कि देखो साहब, संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को फोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। उनका अप्रोच क्या है? और उन्होंने ये सोच रखा है कि लिबरलिज्म के माध्यम से हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। केवल शक्ति के आधार पर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो एक तीसरा दृष्टिकोण पैदा हुआ, यह उदारवादी है। एक तीसरा दृष्टिकोण पैदा हुआ जो कहता है कि संरचनाएं, दुनिया में अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो हमें वैश्विक संरचनाओं के आधार पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर कोई आक्रमण ना करे, यह यूनाइटेड नेशन सुनिश्चित करे। कुछ ऐसी संरचनाओं का विकास किया जाए जो सबकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता हो, और प्रत्येक देश को उन संरचनाओं के आधार पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास कोई आक्रमण करे हमारे ऊपर, तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएं कि देखो इसने हमारे ऊपर आक्रमण किया। यह सिद्धांत ऐसा कहता है कि आपको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा वैश्विक संरचनाओं के या वैश्विक नियमों के अधीन रखते हुए करना चाहिए, के अधीन। आ गई बात समझ में?
तो इसका मतलब है कि वैश्विक सुरक्षा के अधीन रहते हुए हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। आज जरूरी है या नहीं है? अगर यह सिद्धांत नहीं होता तो कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेता। लेकिन बहुत सालों से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने देखा क्या किसी देश के ऊपर किसी अन्य देश ने कब्जा कर लिया? नहीं होता। इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके कारण अलग थे, वो अलग स्थितियां हुई। राष्ट्रों का विभाजन हुआ या किसी देश की जनता ने आंदोलन कर दिया और उसने कहा कि नहीं, हमें इनके साथ नहीं रहना। जैसे भविष्य में बलूचिस्तान करने वाला है कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमारा बंटवारा करवा दो। ठीक है ना? तो बंटवारा हो जाएगा और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो दो राष्ट्र बन गए वहां पर। फिर कुछ दिनों बाद सिंध कहेगा हमको भी नहीं रहना इनके साथ, ये बहुत खराब लोग हैं। तो सिंध वाले भी अलग हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो ऐसे पाकिस्तान विभाजित हो सकता है, और पहले भी पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। बांग्लादेश के लोगों ने, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ, ये एक अलग स्थिति है। इसमें संरचनात्मक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आज का युग लोकतांत्रिक है और राज्यों का निर्माण लोगों की सहमति और लोगों के हितों को पोषित करने के लिए होता है। अब सरकारें अगर लोगों के हितों को पोषित करने में काम नहीं करेंगी तो उन्हें अलग होने का अधिकार है। सरकारों का दायित्व है कि वो समाज और संविधान की रक्षा करें, लेकिन अगर सरकारें समाज की रक्षा करने में असक्षम साबित होती हैं तो हमें अपनी अलग सरकार बनाने का अधिकार है या नहीं है? है। तो बलूचिस्तान अपनी अलग सरकार बनाएगा। तो एक दृष्टिकोण हमारा ये आया। एक दृष्टिकोण कुछ वर्षों से और आया है, नारीवादी। नारीवादी दृष्टिकोण भी अब कहता है कि साहब, जिस देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है वो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रख लिया। अब कहीं अगर कोई देश ऐसा है जहां महिलाएं असुरक्षित हैं, इसका मतलब वो देश सुरक्षित नहीं है, उसमें समस्याएं हैं, वहां पर लोग दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि आपको महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर में राष्ट्रीय आंदोलन पैदा होंगे, बहुत सारे नारीवादी आंदोलन आएंगे। जैसे आप देखिए उदारवादी नारीवादी आंदोलन। उदारवादी नारीवादी आंदोलन कहता है कि दुनिया में महिलाओं को समान मात्रा में स्वतंत्रता नहीं मिली है, तो वो पुरुषों से आग्रह करती हैं कि महिलाओं को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। ये लिबरल फेमिनिस्ट हैं। साइमन डी बियोर्स जैसी विदुषियां पैदा हुई जिन्होंने ग्रंथ लिखे, द सेकेंड सेक्स, वाई फीमेल इज द सेकेंड सेक्स। महिला ही द्वितीय लिंग क्यों है? पुरुष भी तो द्वितीय लिंग हो सकता है। प्रकृति ने तो पुरुष को भी पैदा किया है और प्रकृति ने महिला को भी पैदा किया है। तो आपने प्रथम लिंग का दर्जा किसे दे दिया? पुरुष को। और द्वितीय लिंग का दर्जा दे दिया क्यों महिलाओं को? आपने द्वितीय लिंग का दर्जा पहले भी तो बना सकते थे ना आप। हालांकि एक बात मैं बताऊं, भारतीय संस्कृति में पहला ही बनाया गया है। बनाया गया है नहीं। अब भले ही उसमें विकृति और ये सब आए, लेकिन भारतीय संस्कृति जो ओरिजिनल है वहां स्त्री सर्वत्र पूज्यते, इस तरीके का रहा है या नहीं? और हर कौन सा ईश्वर है जो अपनी धर्मपत्नी को प्रणाम करके नहीं जाता है? चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे ईश्वर हैं हमारे पास। तो सबकी शक्ति क्या, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि आप शंकर जी की शक्ति पार्वती पर निर्भर है, विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी जी पर निर्भर है। ये पावर है, शक्ति का प्रतीक माना गया है हमने महिलाओं को। आजकल उनके पास शक्ति नहीं है तो तो परेशान कर रहे हैं आप उनको। खैर, नारीवादी आंदोलन में हाँ, ये सब वैश्विक स्तर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर उन आंदोलनों को रोकने का और वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम चल रहा है। ये सब वैश्विक स्तर पर है। पहले केवल कौन सा हुआ करता था? ये। फिर और डेवलप हुए
अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा में ये भी जुड़ गया। फिर और डेवलप हुए कि आप वैश्विक संरचनाओं के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करिए, अदरवाइज आप सुरक्षित नहीं है। आप महिलाओं की सुरक्षा को करिए, अदरवाइज आप सुरक्षित नहीं है। ये आंदोलन चल रहे हैं ना आज, कहीं पर लिबरल फेमिनिज्म, कहीं पर सोशलिस्ट फेमिनिज्म, कहीं पर रेडिकल फेमिनिज्म, कहीं पर एनवायरमेंटल फेमिनिज्म, सब चल रहा है। रेशियल फेमिनिज्म, तमाम तरीके की धाराएं हैं जो सिर्फ किसकी आजादी के लिए काम कर रहे हैं। तस्लीमा नसरीन का नाम सुना आपने, जो एक रेशियल फेमिनिज्म है, कम्युनल फेमिनिज्म, और वो कहती हैं कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है। मुस्लिम समुदाय में बनाए गए सांप्रदायिक ग्रंथ स्वभावतः महिलाओं का शोषण करते हैं। तो कुछ वंदना शिवा जैसी महिलाएं हैं जो कहते हैं स्त्रियां पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो प्रकृति के ज्यादा नजदीक कौन है? महिलाएं हैं। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अंदर से वृक्षों को, पौधों को जन्म दे सकती है, वैसा ही महिला ही है एक जो अपने ही जैसी संतान को पैदा कर सकती है। तो उसकी तुलना किससे की? हमारे यहां पर तो हमेशा ही महिलाओं को मां की तरफ देखा जाता है या नहीं? मां का मतलब क्या होता है? रीजनरेट, अपने ही जैसी संतान को पैदा कर। बड़ा सम्मान दिया हमने इनको। नारीवादी दृष्टिकोण चल रहे हैं आजकल। उनकी सुरक्षा नहीं तो देश सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एक सिद्धांत आया, क्रिटिकल, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि नागरिकों का हर प्रकार के शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। किसी भी तरीके का शोषण और उत्पीड़न से समाज मुक्त हो। अब देखो, शोषण और उत्पीड़न हर समाज में अलग अलग प्रकृति का होता है। इसलिए ये क्रिटिकल दृष्टिकोण कहता है हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति। शोषण क्या होता है? होता है आप लोगों का शोषण या नहीं? नहीं होता है? कैसे बताओ, कैसे शोषण कैसे होता है? ज्यादा पढ़ा दिया जाता है क्या? आपका होता है शोषण? कैसे? क्या दे दिया जाता है? ज्यादा ज्यादा काम दे दिया जाता है तो शोषण हो गया। अनुकूल नहीं होता है। और किस किस का शोषण होता है? मानसिक तनाव के कारण। आपका देवी जी शोषण नहीं होता? देखो, शोषण का मतलब होता है कि हमसे ऐसा काम करवाया जाए जो हमारी गरिमा और हमारी इच्छा के विपरीत हो। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। किसके विपरीत? गरिमा और इच्छा के विपरीत हो। अब देखो, नहीं पढ़ना है आपका तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा ना हो, लेकिन पढ़ने से गरिमा का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए अतिरिक्त पढ़ाना शोषण नहीं है। इसलिए आप कहेंगे नहीं, कभी 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 ज्यादा काम दे दिया है तो शोषण। ये शोषण नहीं है। क्लियर? इसलिए इसको कोई दोबारा कभी आप, क्योंकि ये गरिमा के, तो गरिमा और इच्छा के विपरीत करवाया गया कार्य शोषण है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है लेकिन गरिमा का उल्लंघन नहीं है, तो वो शोषण नहीं है। बहुत सारे काम हैं जो ऐसे आपसे करवाए जाते हैं जिसमें गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होता है। जैसे समाज में मान लीजिए वैश्यावृत्ति है, तो शोषण है या नहीं है? क्योंकि किसी का भी इच्छा नहीं है वैश्यावृत्ति करने का और उससे करवाया जा रहा है। ना इच्छा है और इच्छा है भी, तो क्या गरिमा है? नहीं है। तो इसका मतलब है वैश्यावृत्ति शोषण है। आगे बात समझ। बेगार करना शोषण है या नहीं? बेगार का मतलब होता है बिना मेहनताना और मजदूरी दिए काम करवाना। किसी का मन करता है बेगार करना? इच्छा होती है कि नहीं फ्री में काम करना है हमको? तो इच्छा नहीं होती
और फ्री में काम करने के लिए साथ गरिमा बढ़ सकती है क्या? नहीं, तो वो भी क्या हो गया? तो शोषण नहीं होना चाहिए। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? जैसे आपने शारीरिक प्रताड़ना दे दी, मानसिक प्रताड़ना दे दी, आप उस व्यक्ति को डिप्रेशन में ले गए। अब पहले क्या था कि शारीरिक प्रताड़ना को ही हम उत्पीड़न समझते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मानसिक प्रताड़ना भी उत्पीड़न में है। अब किसी का आप मानसिक शोषण कर रहे हैं अगर, तो भी वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। करते तो नहीं ना मानसिक शोषण किसी का? तो अगर आपने किया तो ये हर, अब हमारे देश में अलग है तो किसी दूसरे देश में अलग होगा, किसी दूसरे देश में अलग होगा। तो हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, तभी आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके बाद एक और दृष्टिकोण आया, मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण कहता है कि हर किसी भी समाज में भूख, बीमारी, अवसाद, हताशा, निराशा ये नहीं होनी चाहिए। ठीक? तो अब आप देखते जाओ क्या हमारे देश में इन सब चीजों को दूर करने के लिए कुछ काम किए जा रहे हैं या नहीं? मानवतावादी में है कि भूख, बीमारी, अवसाद, हताशा, निराशा से मुक्त समाज हो। ये सब जानते हैं आप क्या होता है? भूख तो जानते होंगे, लगती है कभी कभी, और खाना ना मिले तो अगर भूख लगी हो और खाना ना मिले, इसका मतलब देश सुरक्षित नहीं है, तो खाना मिल जाना चाहिए। बीमारी हो तो आप देखो, फूड सिक्योरिटी है ना हमारे यहाँ पर, खाद्यान्न सुरक्षा के तहत बहुत सारे लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसीलिए ना, ताकि देश सुरक्षित। आयुष योजना क्यों चलाई हमने? ताकि लोग बीमारी की तरफ जाएं। अवसाद का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन। तो बहुत सारे लोग काम करते या नहीं कर पाते तो कहां पहुंच जाते हैं? अच्छा, आजकल तो डिप्रेशन में पहुंचना फैशन जैसा हो गया है। कहां कहां पहुंच गए? आजकल हम डिप्रेशन में चल रहे हैं, ठीक है ना? और डिप्रेशन अगर थोड़ा दिन चल जाए तो बन जाती है हताशा, मतलब फ्रस्ट्रेशन, और अपना दाढ़ी वाड़ी बाल वाल बढ़ा करके और सड़क में सराउंडिंग घूमना शुरू कर देते। वो कौन हो गया? फ्रस्ट्रेट। मतलब अब उसने क्या कर दिया? वो खत्म, उसका कहानी। तो अगर आप लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे? फ्रस्ट्रेशन। मैंने एक उदाहरण दिया, दाढ़ी तो मैं भी रखता हूं, तो ऐसा हर दाढ़ी बढ़ाया हुआ व्यक्ति फ्रस्ट्रेट थोड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा घूम रहे हैं सड़क में, कहां जा रहे हैं पता नहीं, तो समझ लो कौन है। आप ऐसा अपने आप में मत समझिए कि आप तो, आपको अपना लक्ष्य पता है, आपको सारी चीजें पता है, आप सिस्टमैटिक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किन के लिए होते हैं? जो पता चला रात में निकल गया, फ्रस्ट्रेट है वो। तो ये तीनों डिग्रियां एक साथ चलती हैं। पहले व्यक्ति कहां पहुंचा? डिप्रेशन में, फिर हो गया फ्रस्ट्रेट, फिर हो गया डिस्पायर, डिस्पायर के बाद हो जाता है एक्सपायर। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर ये चीजें आ गई हैं तो समझ लो समाज असुरक्षित है। और इस सबको हमने किस में जोड़ दिया? राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में जोड़ दिया। इसके बाद अब आज एक और दृष्टिकोण आया, पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण ऐसा है जो कहता है कि पर्यावरण आपका सुरक्षित होना चाहिए, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब देखो, अगर पर्यावरण ठीक नहीं है तो तमाम तरीके की समस्या आएंगी। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? मानवीय बीमारियों की जड़ क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण अगर अच्छा नहीं, मान लीजिए गर्मी बढ़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, हीट स्ट्रेस बढ़ेगा,
बढ़ेगा ना। हीट स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो आपको काम करने का मन करेगा। जब अच्छी गर्मियां पड़ती हैं तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई तो ये ग्लोबली इफेक्ट डालेगी, ग्लोबल जीडीपी में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। पहले हम जब ठंडा मौसम होता है तो हम 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, और गर्मियां आ जाती है तो दोपहर में 4 घंटे हमें सोना हमारी मजबूरी हो जाती है कि नहीं। तो आपका जो वर्किंग टाइम था वो 4 घंटे कम हो गया। इसका इफेक्ट आपकी अर्थव्यवस्था में पड़ेगा या नहीं। फिर तमाम तरीके का स्ट्रेस, सर दर्द कर रहा है, ये है वो है, तो आपका आयुष योजना में खर्च बढ़ेगा। तो आपको इन्वायरमेंट कैसा रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन में पता चला कि साहब हमें बरसात की जरूरत जुलाई में थी और वो अप्रैल में हो रही है, तो पूरा का पूरा कैश क्रॉप साइकिल चेंज हो गया या नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन से कैश क्रॉप साइकिल भी, पहले कहीं हो रही थी बरसात, अब कोई ठिकाना ही नहीं कब हो जाए। ठीक है ना। किसान बैठे हुए थे कि जून जुलाई में बरसात होगी, इसके बाद हम खरीफ की फसल, ऐसा खरीफ वाली जून जुलाई में होती है ना, वो वाली फसल बोएंगे, और पता चला सारा का सारा पानी उसने मई में उड़ेल दिया और जून जुलाई में बरसात ही नहीं। हमने उम्मीद करी थी कि अक्टूबर नवंबर में बरसात होगी तो हमारी गेहूं की फसलों को पकने में, और हुई ही नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं। तो ये सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए आपको सीएफसी एमिशन को रोकना चाहिए। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या करेंगे आप? ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट चलाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, आप पेट्रोलियम या फॉसिल्स एनर्जी को कंज्यूम करना बंद करेंगे, कोयले का, पेट्रोलियम का उपयोग कम करेंगे। आप ग्रीन एनर्जी को, आजकल हो रहा है ये सब काम या नहीं हो रहा है? ग्रीन एनर्जी को, हाइब्रिड एनर्जी, टाइडल, सोलर, ये तमाम तरीके। क्यों? क्योंकि देश और दुनिया आज हो रहा। तो अब आप देखो इतने सारे डायमेंशन हैं। जब इन सभी डायमेंशंस पर आप अपने आप को सुरक्षित कर लोगे तो कैसे माने जाओगे आपका देश सुरक्षित है। तो सुरक्षा के इतने सारे आयाम। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो फोकस करना है वो एक तो यथार्थवादी दृष्टिकोण आज के परिप्रेक्ष्य में। अब ये सारे के सारे अप्रोच समय और परिस्थितियों के आधार पर प्रभावी होते रहते हैं। अगर आप शांत हैं, कोई युद्ध की संभावनाएं नहीं है, तो कौन सा दृष्टिकोण जागृत हो जाएगा? दृष्टिकोण जागृत होगा ये सब शांति है, अब ऐसा करते हैं ना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास योजना चलाते हैं, अब ऐसा करते हैं कि लोगों को मिड डे मील देते हैं, अब लोगों को फूड सिक्योरिटी देते हैं, और ये समय समय पर आपको फ्लोरिश होते हुए दिखाई देंगे, उजागर होंगे। अब मान लीजिए कि देश युद्धरत है, तो सबसे ज्यादा आपको दृष्टिकोण कौन दिखाई देगा? यथार्थवाद दिखाई देगा। आप शक्ति का संचय करोगे, आर्मामेंट करोगे, आर्म्स प्रोडक्शंस बढ़ाओगे, बहुत सारे तरीके के एग्रीमेंट, मतलब समझे, सब अप्रोच समय समय पर प्रभावी हो जाते हैं। इस समय ऑपरेशन सिंदूर ने आपके कौन से अप्रोच को प्रभावी कर दिया? यथार्थवाद को प्रभावी कर दिया। और अब आपने अपने समाज को या इन सभी चीजों को सुरक्षित करने के लिए यथार्थवाद पर फोकस करना शुरू कर दिया। तो एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0 आया, मतलब आप हम इस 2.0 में कौन कौन सी चीजें फोकस करेंगे, इसको जानने से पहले थोड़ा और देख लें कि दुनिया के देश किसको फोकस कर रहे हैं, या उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर दुनिया के देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने के लिए कौन कौन से डायमेंशन अपनाए हैं। ठीक है ना। फिर हम जाकर के यहां पर आप काम करेंगे। तो आप देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय आयाम, हम थोड़ा सा इसको हम किनारे में रख लें, अभी हमें जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय आयाम, समझ में आ रहा है ना? आया, देखो कुछ देश जो मेजर एक्टर हैं, दुनिया में एक्टर दो तरीके के होते हैं,
इनफैक्ट 3 तरीके, एक मेजर एक्टर, माइनर एक्टर और मीडिएटर, है ना? तो आप कौन से एक्टर हैं? हम मीडिएटर से मेजर एक्टर की तरफ जा रहे हैं, है ना? मेजर एक्टर वो होता है जो विश्व व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो अब कुछ मेजर एक्टर की हम चर्चा करें, जैसे कि यूएसए। यूएसए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या काम कर रहा है? हाँ, 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 उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना, बिल्कुल सही बात। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एक बनाई है, जिसको एनएसएस कहा जाता है। एनएसएस, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में उसने हर क्षेत्र को शामिल किया है। जैसे उसमें इसने उन गतिविधियों को शामिल किया है जो देश के अंदर के तत्वों को प्रभावित करती है। जैसे एनएसएस का पहला डायमेंशन यह है कि आप अपराध को नियंत्रित करिए। अपराध कितने तरीके के हो सकते हैं? जैसे साइबर अपराध है, तस्करी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इन सबको हमें नियंत्रित करना है। दूसरे नंबर पर आप अपने सीमाओं की सुरक्षा करिए, की सुरक्षा। अब यहां पर उसकी सीमाओं में कहां से किस प्रकृति का खतरा है उसको वो देखेगा। मैक्सिको की तरफ से क्या खतरा है, कनाडा की तरफ से क्या खतरा है, दो तरफ से वो समुद्र में है तो वहां पर क्या खतरा है, उन सबके बारे में देखेगा। फिर तीसरे नंबर पर उसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को विस्तृत करने की रणनीति अपनाई है। मतलब अपने सुरक्षा एवं शक्ति का विस्तार विस्तार इसके लिए वो क्या कर रहा है? इसके लिए वो अपनी सैन्य शक्ति को तो बढ़ाएगा, सैन्य शक्ति प्लस वो सैन्य शक्ति समूहीकरण को भी बढ़ाता है। शक्ति समूहीकरण, जैसे आप देखो वो आजकल फोकस करता है कि नाटो और ज्यादा स्ट्रांग हो और नाटो पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश करेगा या नहीं। तो ये जो दृष्टिकोण है, इससे वो हस्तक्षेप करता है दुनिया के देशों में। वो हिंद महासागर में हस्तक्षेप करेगा, डियो गार्सिया में अपना अड्डा बनाएगा, वो रसिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, वो भारत और जापान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। उसकी रणनीति का ये पार्ट है, राइट? उसका जो एनएसएस है, देश के अंदर सुरक्षित करे तमाम तरीके के अपराधों से, सीमाओं को सुरक्षित करे और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे को बढ़ाए। इससे उसको फायदा क्या होगा? अगर वो दुनिया के देशों में उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप करता है तो उसके हथियारों का व्यापार बढ़ेगा या नहीं? जहां अशांति है वहां व्यापार हथियारों का होगा और फिर वो अपने तमाम तरीके के हथियार वो देगा। अब यहां इस दृष्टिकोण से आप देखो, एक तो उसने नाटो बनाया, इसी दृष्टिकोण को आधार बना करके वो क्वाड को डेवलप करने का प्रयास कर रहा था, इसी को आधार बना करके वो ऑकस को विकसित करने की कोशिश कर रहा है या नहीं? इसी को आधार बना करके वो एस्क्वाड बना रहा है। ये सब क्यों बना रहा है? मतलब समझ में आई बात? ताकि विश्व में उसका प्रभाव सैन्य दृष्टिकोण से बढ़ सके और उसकी एक नियामक भूमिका बनी रहे। ये उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूं ही हस्तक्षेप करता है, वो तो उसकी रणनीति का पार्ट है, उसको ऐसा करना ही। अब आप कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन्वॉल्व होने का प्रयास किया, क्यों?
क्योंकि उसकी रणनीति का पार्ट है। दुनिया में जहां भी अशांति उत्पन्न होगी, जहां भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, वहां वो घुसने की कोशिश करेगा, चाहे वो धमकी देकर के, चाहे शांति स्थापित करने के नाम पर, कुछ भी। और अब तक ऐसा नहीं है कि वो पहली बार, कहीं भी गांव में कुछ लोगों को देखा होगा आपने, देखा है, गांव में रहे हैं, कहीं से जोर जोर से आवाज आ रही, देखना तो कौन है, उधर से उनके घर से आ रहा, अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। और रात को 10 बजे 11 बजे अपनी नींद को डिस्टर्ब करके किसके घर में पहुंच गए, ठीक है, उनको इंटरेस्ट रहता है। और तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन है, वैसा ही है वो, कि जहां थोड़ा सा जोर से आवाजें आती हैं, वहां उसको जाने का मन करता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें नियामक भूमिका, तो उसकी ये एनएसएस की रणनीति है। इसके बाद एक और अगर आप देखो, रूस, रूस भी तो मेजर एक्टर है ना, तो रूस साहब क्या चाहते हैं, उनकी अलग अपनी रणनीति है। रूस साहब कहते हैं कि मैं किसी की कूटनीति पर, किसी की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। उसके लिए मैं किसी भी स्तर पर जाऊंगा। किसी भी स्तर का मतलब क्या हो गया, वी कैन यूज डेटरेंस पावर। आवश्यकता पड़ेगा तो मैं परमाणु हमला भी करूंगा, उसमें मैं नहीं चूकूंगा। परमाणु निवारण, हाइब्रिड वॉरफेयर, मतलब कुल मिलाकर के रूस की रणनीति है येन केन प्रकारेण अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना। चाणक्य की नीति यही थी। चाणक्य साहब कहा करते थे कि युद्ध का लक्ष्य तो तय हो सकता है, लेकिन युद्ध की रणनीति तय नहीं हो सकती है, युद्ध के औजार तय नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। युद्ध आप क्यों कर रहे हैं यह तय हो सकता है, लेकिन युद्ध कैसे कर रहे हैं यह तय नहीं हो सकता। जैसे युद्ध हमेशा राष्ट्र की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए करना चाहिए, मतलब एक प्रकार से धर्म युद्ध राष्ट्र की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए करना चाहिए, लेकिन युद्ध कैसे करना चाहिए उसका कोई नियम नहीं है। जैसे आवश्यकता पड़े आपको तो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दो, उसकी कृषि को नष्ट कर दो, कोई मानवता नहीं का नुकसान नहीं होगा। कृषि को नष्ट करना, मानवतावादी क्या कहेंगे, अरे साहब वहां तो लोगों की एग्रीकल्चर को नष्ट कर देंगे तो भुखमरी आ जाएगी। आपकी अर्थव्यवस्था को, आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमी को नष्ट करना मेरा उद्देश्य है, मेरी विजय का आधार है। तो चाणक्य कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, विष कन्याओं का प्रयोग करेंगे हम, महिलाओं को पॉइजन्स बनाएंगे और आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्निबाणों का प्रयोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को अंधेरे में आक्रमण करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युद्ध में जीत ही एकमात्र लक्ष्य होता है। उसके लिए अपनाए गए, ये भी वही कह रहा है या नहीं, कि हम, अगर कोई हमसे युद्ध करता है तो चाहे हमें परमाणु युद्ध का प्रयोग करना पड़े, चाहे हमें हाइब्रिड युद्ध का प्रयोग करना पड़े। हाइब्रिड युद्ध मतलब गुप्तचरी करना और स्लीपर सेल्स का सहारा लेना, साइबर अटैक करना या कुछ भी काम करना, तो सब तरीके से वो, तो इसकी रणनीति क्या है, अलग है, ये इन्वॉल्व नहीं। जैसे इसकी रणनीति क्या थी आपने, कि ये अपने आप को सुरक्षित करने के दूसरों पर हस्तक्षेप करेगा, ये दूसरों पर हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन खुद को सुरक्षित करने के लिए कोई नैतिक नियम लागू नहीं करता, ये इसकी रणनीति है। इसके बाद एक चीन आता है। जो चीन है
इसकी अपनी रणनीति है। चीन साहब कहते हैं कि मेरा डोमिनेंस होना चाहिए, जो कि यूएसए से लेता है, वो दुनिया में मेरा डोमिनेंस हो, और उसके लिए वो प्रत्यक्ष युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहता, ट्रिगर नहीं, वो ऐसे युद्ध का सहारा लेना चाहता है जिससे उसका प्रभाव बढ़े। जैसे उसकी रणनीति में क्रेडिट डेप्थ होगा, ऋण जाल। उसकी रणनीति में युद्ध की तैयारियां ऐसे करनी चाहिए और इतनी तेजी से करनी चाहिए कि युद्ध करने की आवश्यकता ही ना पड़े। सुनत्सु एक चीन का विद्वान हुआ है, इसने आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, अपनी उसकी किताब थी, विनिंग 100 battles is not a skill, but defeating the enemy without facing any war is a skill। मतलब यह हुआ कि अगर आप 100 में से 100 युद्ध जीत लेते हैं तो कोई हुनर नहीं है, लेकिन युद्ध करने से पहले ही युद्ध जीत लेते हैं, सही हुनर यह है। तो चीन की रणनीति आज भी क्या है? युद्ध नहीं, युद्ध की तैयारियों का इस जोर शोर से प्रदर्शन किया जाए कि युद्ध होने से पहले ही, मतलब धमकी, ठीक है ना, धमकी, और ऐसा दिखाई दो, ऐसा ऑरा हो, यार साहब अगर आप हमसे लड़े ना, 1 मिनट में कहानी खत्म आपकी। तो सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा आपसे लड़ने की। तो कुल मिलाकर के ये लड़ने की तैयारियां जोर शोर से करता है, लेकिन लड़ना, रणनीति समझ में आ गई ना इसको? तो चीन युद्ध की तैयारियां, इसकी इसका सिद्धांत क्या है? युद्ध की तैयारियां, किंतु युद्ध नहीं। अब ये तीनों मेजर एक्टर आपने जो आज के जमाने में कहा जाता है कि आपसे ज्यादा ताकतवर है, उन तीनों का अध्ययन कर लिया आपने। अब आप अपनी रणनीति को बनाइए। आज के जमाने में अगर हम अपनी रणनीति को बनाएंगे तो आपको यही करना, इनको ध्यान में रखना होगा ना, क्योंकि इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ है। ये दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में, इंडो पैसिफिक में, सब जगह है, और इसकी रणनीति से शिकार यहां से हैं आप। ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये आपका मित्र रहा है, इससे भी आप प्रभावित होंगे, और ये आपका शत्रु है, इससे भी आप प्रभावित होंगे। तो आप अगर कोई रणनीति बनाते हैं तो ये दिमाग में रखते हुए बनाएंगे कि चीन की रणनीति क्या है, ये आप दिमाग में बना करके चलेंगे कि रशिया की रणनीति क्या है, यूएस की रणनीति क्या है। क्लियर? अब आपने सारी बातें देख ली कि क्या क्या है, आपने ये देख लिया कि आज के जमाने में नेशनल सिक्योरिटी का डायमेंशन क्या है, किन किन बातों, मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट देख लिया हमने, देख लिया या नहीं? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर सिक्योरिटी? आपने देखा रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, संरचनात्मक है, मानवतावादी है, आलोचनात्मक है, नारीवादी, सारे दृष्टिकोण पता है। इन सबकी सुरक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके बाद आपने देख लिया कि दुनिया के बड़े देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो यूएस का एनएसएस देख लिया, रसिया का आपने रणनीति देख ली कि रसिया किस पर आधारित है। रसिया गुरिल्ला युद्ध का महारथी रहा है, और कई बार तो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जो शिवाजी साहब हुआ करते थे वो गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सीखने के लिए रसिया गए थे। ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता कि गए थे या नहीं गए थे, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है गए हों। गुरिल्ला युद्ध मतलब छुप कर युद्ध करना, एक छद्म युद्ध कहलाता है। इसकी कला रसिया के पास बहुत है। रसिया की सेना अगर हार रही हो तो पीछे हटने में कोई मतलब गुरेज या कोई वो नहीं करती,
कोई बात नहीं, पीछे हटेंगे। अगर उसकी सेना हारने लगे ना, तो उसे कोई संकोच नहीं है कि वो पीछे हट जाए, लेकिन पीछे हटकर भी डिफीट तो मैं ही करेगी, क्योंकि उसका ज्योग्राफिक लैंडफॉर्म ऐसा है। मजेदार बात मैं बताऊं, वो क्या करता है कि अगर आपने आक्रमण किया उसके ऊपर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने उसके ऊपर आक्रमण किया और शुरुआती दौर में रसिया डिफीट करने लगा, रसिया ने अपने शहर से खाली करवा दिया, पश्चिम यूरोप वाले खाली कर दो, आओ, और जर्मनी के सैनिकों को, और पीछे हट 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 करके वो ले जाता है बरखोयांस्क तक, और बरखोयांस्क में उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी भी सेना को बरखोयांस्क में लड़ने की क्षमता नहीं है। ज्योग्राफिक सिचुएशन वहां का ऐसा है, वहां सिर्फ सेना बर्फ में दबा देती है। तो वो कोशिश क्या करता है, आ जाओ, जब अंदर आ जाओगे ना तो वो वहीं धुनेंगे फिर हम बढ़िया से, तो वो कहां ले जाता है, 66.5 के यहां पर, तो बरखोयांग। ऐसे ही 1905 में कमचटका का युद्ध हुआ जापान के साथ, जापान भी होशियार, वो कमचटका से ऊपर नहीं गया, कहता नहीं हम नहीं आएंगे, यही लड़ो, ठीक है ना। तो उसको पता है कि रूस क्या चाहता है, रूस का एक ही उद्देश्य होता है, जीत। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, हमारे चाणक्य साहब, युद्ध का उद्देश्य हो सकता है, युद्ध की रणनीति नहीं हो सकती है। जब इससे पहले हमारे बहुत सारे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने युद्ध का उद्देश्य भी बताया और युद्ध की रणनीति भी बताई, जैसे भीष्म कहते साहब युद्ध हो सकता है दो सेनाओं, दो योद्धाओं के बीच में, महिला से युद्ध नहीं होगा, शंखनाद होते ही युद्ध होगा, शंखनाद होते ही युद्ध। सो वॉर इज अ गेम। कितनी नैतिकता है उस युद्ध में, है कि नहीं। अलार्म बजेगा युद्ध शुरू हो जाएगा, अलार्म खत्म बजेगा युद्ध खत्म, फिर आपस में मिल सकते हो, ठीक है ना। खेल खेल में हम आपकी जान भी ले सकते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानेंगे आप। मतलब अजीब टाइप का नहीं लग रहा आपको, ऐसा युद्ध होता भी होगा। बहुत फुली मोरालिटी बेस्ड वॉर है, होता है, होता रहा, होगा। निहत्ते पर वार नहीं करेंगे, ठीक है ना। महिला सामने खड़े हो गए, उसके ऊपर हम आक्रमण नहीं करेंगे, तो उन्होंने महिला खड़ी कर ली और मार लिया, ठीक है ना। ऐसा ही हुआ था ना, एक महिला लेकर के आए वो शिखंडी शिखंडी, और उनको खड़ा कर लिया, अर्धनारीश्वर थे वो, और बस वॉर कर दिया, और वो मतलब अपने जान दे देंगे लेकिन महिला से युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, उन सब का जो योग निकला वो चाणक्य थे, और आज दुनिया में यथार्थ के कारण से वो जल रहा है। तो अब सब स्थितियां जब हमने देख ली हैं, तो अब हमें क्या देखना चाहिए कि अब हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। तो हमने चेंज करना शुरू कर दिया, और अब हमारा सिद्धांत आया राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0। राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0। ये अब वैसे तो हमारा सिद्धांत, इसको पढ़ने से पहले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सैद्धांतिक विकास पर हम चर्चा कर लें। नेशनल सिक्योरिटी का सैद्धांतिक विकास, बड़े ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना, इससे आपको आगे चल करके बहुत काम आएगा। सैद्धांतिक विकास कुछ स्टेप में मैं आपको बताता हूं। जब हमारे यहां पर नेशनल सिक्योरिटी सिद्धांत बना, तो सबसे पहले बाबा नेहरू इन्होंने काम किया, और इनका सिद्धांत जानते हैं आप क्या था, आदर्शवाद परक था, आदर्शवादी। तो इनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था बड़ा मजेदार, उसी से इनका सिद्धांत भी आपको पता चल जाएगा। अगर किसी ने आपके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया है, तो आप उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग मत करो,
बल्कि उसके मस्तिष्क को इस प्रकार से परिवर्तित करो कि वो शक्ति का प्रयोग ना करे। आदर्शवादी है या नहीं? ठीक। जब चीन का युद्ध हुआ 1962 में और चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो इनकी नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि आपकी नीतियां आदर्शवादी थी, इस कारण से हमने अपनी सैन्य तैयारियां नहीं करी और हम डिफीट करें। तो इनका कहना था कि नहीं, हम डिफीट नहीं किए, हमारी नीतियां ठीक हैं, हमें चीन का हृदय परिवर्तित करना होगा। अब चीन का हृदय परिवर्तित कैसे करना होगा कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण ना करे? क्या किसी का हृदय परिवर्तित कर देना इतना आसान है? और वो भी चीन जैसे राष्ट्र का जो 11वीं शताब्दी से मांचू वंश से उसका डीएनए से है साम्राज्य विस्तार का। तो ये आदर्शवादी नजर आ रही है आपको या नहीं? हां, आदर्शवाद की कुछ सफलताएं होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार किया और दुनिया में बताया। लेकिन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व्यवहारिक तौर पर यूएनओ जैसी संस्थाएं ही अपनाएंगी, कोई देश नहीं अपनाएगा। पीसफुल कोऑपरेशन कहना बहुत अच्छा रहता है, आक्रांता के सामने आप कहें कि पीसफुल कोऑपरेशन, वो आक्रमण करने से बाज आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इनका जो नेहरूवादी सिद्धांत था उसमें आदर्शवाद था। क्या था? आदर्शवाद। और सारी स्थितियां किसके अधीन रहते हुए हैं? आदर्शवादी दृष्टिकोण से अधीन रहते हुए। फिर यही चलता रहा, हालांकि कुछ ही दिनों बाद हमें पता चल गया कि ये शुद्ध नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमें सेना को बनाना होगा। और फिर शास्त्री जी आए, उन्होंने आदर्शवादी रहते हुए भी मजबूरी में कुछ युद्ध किए। फिर इंदिरा गांधी आई, इनका एक सिद्धांत बना और इंदिरा जी ने अपने सिद्धांत में यथार्थवाद को इंपॉर्टेंस दिया। यथार्थवाद, उन्होंने कहा नहीं साहब, रियलिज्म होना चाहिए हमारे पास। यथार्थवादी दृष्टिकोण है, अगर हमें शक्ति का संचय करना होगा और अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हमें उसका जवाब देना होगा। राइट? 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध हमने मजबूरी में लड़ा, थोपा गया हमारे ऊपर। वो अलग बात है कि हम बड़े थे, हम जीत गए, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे, ऐसा। लेकिन 1971 में हमने युद्ध के लिए तैयारियां करी और हमने ये सोच लिया कि यथार्थवाद होना चाहिए, सिर्फ आदर्शवाद नीतियां अच्छी नहीं है। इसके बाद आपने इनके यथार्थवाद के दो प्रमाण देखे। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, 1974 में इन्होंने परमाणु परीक्षण किया, जिससे ये डेटरेंस पावर में पहुंच गई। डेटरेंस पावर से अब ये हो गया कि कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि अब हम कौन हो गए? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए। इनके बाद से जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन सब ने, जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन सब ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। दृष्टिकोण, बस अंतर केवल यह रहा, समन्वयात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह हुआ कि उसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के तत्व थे, लेकिन किसी ने यथार्थवाद को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया तो किसी ने आदर्शवाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। ठीक, जैसे राजीव गांधी जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें युद्ध नहीं करना, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। जो देश हमारे विकास में हमारा सहयोगी है, वो देश हमारा मित्र है, मतलब कोई हमारा शत्रु नहीं है। आदर्शवाद हावी हुआ, लेकिन सैन्य शस्त्रीकरण भी किया, हमने हथियारों को भी निर्मित किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने कहा भय बिन होए न प्रीति, एक सूत्र है,
अगर भय नहीं तो प्रेम नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो 1998 में हमने दोबारा पाकिस्तान से खूब कहते रहे प्रेम करो हमसे, हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे प्रेम नहीं किया। तो हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण करके हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो वहां पर हमारा सूत्र क्या हो गया? उस समय 1999 में यही फेज है, इसमें आप चेंजेस देख रहे हैं। 1999 में हमने अपनी परमाणु कूटनीति का उद्घोषणा करी। वैसे तो हमने हमारी परमाणु कूटनीति को 1974 में बना दिया था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं था। हमने किसी से कहा नहीं था, हमने मन में बनाया था कि ठीक है हमने बम बना लिया है, लेकिन हम किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे। 1999 में हमने पहली बार इसकी घोषणा करी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम किसी के ऊपर परमाणु बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया और दुनिया के देशों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाए। 2003 में पाकिस्तान ने हमें धमकी दी कि हम आपके ऊपर एंथ्रैक्स फेंक देंगे, बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करेंगे। तो हमने इस नीति को थोड़ा बदल दिया, ठीक है ना। और 2003 में एक बार, 2006 में दूसरी बार प्रधानमंत्री ने घोषणा की। पहले हमने 2003 में कहा कि आज भी भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर परमाणु हथियारों से हमला किया या जीव वैज्ञानिक हथियारों से हमला किया, तो हम उसे पृथ्वी से नेस्तनाबूद कर देंगे, मतलब उसका अस्तित्व खत्म कर देंगे। तो रणनीति में थोड़ा चेंज आया। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने 2006 में, उस प्रधानमंत्री बदल गए, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बड़े शांत मिजाज से कहा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आज भी हमारी है, लेकिन हमारे ऊपर किसी ने परमाणु हमला या जीव वैज्ञानिक हथियारों से हमला करने का विचार भी किया तो हम पृथ्वी से नष्ट कर देंगे उसको। मतलब थोड़ा सा स्टेप कैसा हो गया, चेंज हुआ। पहले तो यह कहा अगर तुमने किया तो हम तुमको मारेंगे। फिर क्या हुआ, अगर तुमने हमारे ऊपर करने का सोचा भी तो भी हम तुमको मारेंगे। ठीक है, 2007 बीत गया साहब। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, ये हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। देखो, वर्ष 2019 आया, अगस्त 2019, 5 अगस्त को हमने जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया और उस समय वहां का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हुआ करता था इमरान खान। तो लगातार 5 दिन के अंदर 7 बार उसने बोला कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। वो ऐसा इसलिए बोलता था क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु नीति में फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसकी। उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रथमतः आक्रमण नहीं करूंगा, उसकी नीति में यह है कि मैं आक्रमण कर सकता हूं, जैसा कि रसिया है। क्लियर? तो अब वो हमको धमकी दे रहा था कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट, ऐसा बोल रहा था। तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत का आज भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन यह स्थिर नहीं है, इट मे बी चेंज। समझ गए ना? हम इसको बदल भी सकते हैं, ये हमारी नीति है, हम चाहें तो। अब पाकिस्तान को कैसा लगेगा, अरे भाई साहब ये सिर्फ कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट यूज भी हो सकता है या नहीं। तो नीति 2019 में फिर बदल गई। फिर इन्होंने हमारे कॉमन पीपुल्स के अंदर, अबोध नागरिकों के अंदर पहलगाम में हमला किया। 24-28 लोगों को उसने आतंकवादियों ने मार दिया। वो आतंकवादी पाकिस्तान से प्रेरित थे, इसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उससे
थोड़ा ही दिन पहले मुनीर ने कम्युनल वायलेंस का स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा हिंदू अलग मुस्लिम अलग, इसके बाद हिंदुओं को शूट कर दिया जाए, तो कम्युनल वायलेंस का इफेक्ट होगा या नहीं? कोई भी बड़ा राजनेता या बड़ा सैन्य नेता कोई स्टेटमेंट देता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने ऐसे काम किया। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में स्थितियां हमारी ये थी, यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेटमेंट आया था कि भारत ने परमाणु हथियारों के हमला करने का पूरा रणनीति बना लिया था। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पूरी रात प्रयास किया सीज फायर के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि हमने बनाया था या नहीं बनाया था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो परमाणु हथियार प्रयोग करने की काउंसिल का सदस्य नहीं हूं। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा कहा है कि भारत ने परमाणु हथियारों का हमला करने का अपनी स्थिति को परिपक्व किया, हम कर भी सकते हैं। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ भी डेटरेंस पावर का यूज करता है, तो हम तैयार हैं। इसका मतलब वो नीति भी हमारी खत्म है या नहीं? अब हम प्रयोग, तो अब आपने देखा कि हमारे जो ये कोऑर्डिनेशन में ये है, इस समय आज जो आप 2025 में बैठे हैं, यहां पर आदर्शवाद की बजाय इंपॉर्टेंस किसको है दिया गया है? यथार्थवाद को। अगर आप हमारे पास हमारे ऊपर बुरी नजर से देखोगे, तो हम आपके ऊपर फिर भी अच्छी नजर डालें? क्या ये उचित है? तो हम और बुरी नजर डालेंगे आपके ऊपर। और इस तरीके से हम अपनी रणनीति को चेंज कर दिया। अब आज हमने उसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए 2.0 रणनीति का निर्माण किया है। जो हमारी 2.0 रणनीति है वो 3 तत्वों पर आधारित है। ये इसके 3 मेजर एलिमेंट हैं, तत्व। स्पष्ट परिभाषा होगी हमारी, क्लियरिटी, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, और वो यह है कि हम सबसे पहले अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे। हमारी सुरक्षा क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी डायमेंशन हमारे लिए प्राथमिक महत्व के होंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी रूप में क्षति पहुंचने नहीं देंगे। मतलब आप किस दिशा में गए, यूएसएसआर को आपने या रसिया को फॉलो किया, किसी भी तौर पर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा बात है कि हम वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले प्रत्येक खतरे से निजात पाने के लिए काम करेंगे। चाहे वो खतरा साइबर हो, चाहे वो सैटेलाइट्स के माध्यम से हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का खतरा हो। तो पहली स्थिति क्या है, हम स्पष्ट अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करेंगे। दूसरा, प्रत्येक खतरे के लिए तैयारी करेंगे, चाहे वो आप एआई के माध्यम से काम करें हमारे अगेंस्ट, चाहे साइबर के माध्यम से काम करें, चाहे आतंकवाद के आधार, किसी भी तरीके से आप करिए। सीमाओं की सुरक्षा को हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा रक्षा हमारे 2.0 में शामिल होगा। और अगली स्थिति होगी कि हम राजनयिक और आर्थिक स्तर पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब डिप्लोमेटिक, राजनयिक एवं आर्थिक सुरक्षा। जैसे अभी आपने देख लिया कि राजनयिक स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत रहते हुए 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए और पूरे दुनिया के प्रभावी देशों पर हम उन्हें भेज रहे हैं, जिससे हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले थ्रेट को दूर करने के लिए काम करेंगे कि हमारे ऊपर कौन कौन सी सुरक्षा बाधाएं हैं।
आतंकवाद हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बाधा है, कैसे हमें काम करना है। आगे बात समझ में? तो कुल मिलाकर के जो ये 2.0 आपने बनाया, वो 2.0 एक हॉलिस्टिक नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच पर बेस्ड है। किसी भी तौर पर आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित नहीं होने देंगे। ये इन्होंने 2.0 के तहत या ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस स्थिति को बनाया। चाहे आप हाइब्रिड युद्ध करें तो भी हम आपको ठीक करेंगे, चाहे आप आतंकवाद को भेजें तो भी हम जीरो टॉलरेंस। इसमें हमारी नीति है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के प्रति जीरो, शून्य टॉलरेंस, कोई सहन शक्ति नहीं है हमारी। कुछ भी तुरंत हम आपको थप्पड़ थप्पड़ कर देंगे। थप्पड़ थप्पड़ करना आता है ना? है? जीरो टॉलरेंस है। तो ये हमारी नीति यहां पर आ गई। तो इसको हमें क्रियान्वित करना है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या समस्याएं हैं वो भी हमें थोड़ी थोड़ी बातों में कर लेनी चाहिए। हालांकि जैसे आपको तैयारियां करनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यवहारिक बनाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपके अंदर राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए हर क्षेत्र में। लेकिन हमारे यहां पर बहुत सारी चुनौतियां हैं आज भी। कई बार हम सरकार की आलोचना करते करते राष्ट्र की आलोचना करने लगते हैं। सरकार की आलोचना और राष्ट्र की आलोचना में हम अंतर नहीं कर पाते। ऐसा आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री को अगर कुछ कहना है तो वो कहने का हमारा अधिकार है, क्योंकि सरकार की आलोचना लोकतंत्र का आधार होती है और आवश्यक होती है। लेकिन उसको कहते कहते आप सेना की आलोचना करने लगे, सेना के बारे में आप कहने लगे, ये उचित? तो आपको एक क्लियरिटी बनानी पड़ेगी, ये है राष्ट्र क्या है और ये क्या है, और पूरे के पूरे तरीके से इंटीग्रेट होने की आवश्यकता आपको होगी। तो उसके माध्यम से आप अपने 2.0 की तरफ आगे बढ़ेंगे। कितने पिलर हैं हमारे इसके? 4 तत्व। 3 तत्व महत्वपूर्ण है और एक तत्व जो पहले से चल रहा था कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारे जीरो टॉलरेंस है, उसको लेकर के हम बहुत सारी योजनाएं और क्रियाएं चला रहे हैं। ठीक है ना? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मुख्यतः इस पूरे के पूरे टॉपिक में 3 बातें थी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बड़ा एक्सपेंड कर गया है ना? आपने देखा यथार्थवाद से लेकर के और आज पर्यावरण की सुरक्षा तक को राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा, और दुनिया के देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति क्या है। इसके बाद आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे विकसित हुई, आदर्शवाद से यथार्थवाद और यथार्थवाद से समन्वयात्मक दृष्टिकोण से। समन्वयात्मक दृष्टिकोण में कभी आदर्शवाद हावी तो कभी यथार्थवाद हावी। आगे बात समझ में ना? ये अप्रोच करते हुए आप अपने आप को डिजाइन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमें अच्छा लगा। और क्या कहें? न्यूक्लियर रेडिएशन वाला, हाँ ऐसा हमने सुना है, लेकिन सुनी सुनी बातें हम नहीं करते। हाँ 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 हाँ। अगर आप कहें कि क्या हम पहले परमाणु हमला कर सकते हैं, नहीं, हमारी नीति ऐसी नहीं। हाँ हाँ, तो हम पता लगाते हैं और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पहले करेंगे। हमारी नीति में किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना नहीं है। पहले तो हम आज थोड़ी, हम कितने 2016 से पहले आक्रमण कर रहे हैं। पहले हमारी नीति थी कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी देश में नहीं करते आक्रमण। हम किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? आतंकवाद के ऊपर। चाहे वो ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। ये आपने अटैक किया या नहीं, लेकिन किसके ऊपर? आतंकवाद के ऊपर। हमने स्पष्ट कर दिया था पहले ही
कि किसी देश के ऊपर हम आक्रमण ये नहीं कर रहे हैं। हाँ, एयर स्ट्राइक में थोड़ा ये था कि हम अपने ही भूमि पर गए थे। एयर स्ट्राइक में हमने पीओके में ही आक्रमण किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में अपने अपनी ही भूमि से उनकी भूमि पर भी आक्रमण किया। लाहौर तक हमने वहां पर पास पास तक उनका जो एक कोई है ना नेवी, उसका एयरफोर्स का अड्डा है, उसको भी नष्ट किया। तो बहुतों के ऊपर सिंदूर लगाया है। और हाँ, हमने तो सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरें कि देखो यहाँ यहाँ हमने नष्ट किया। और वो क्या कर रहे हैं ना कि वो सोशल मीडिया एआई बिल्ड तस्वीरें जारी कर रहा है, वो स्पष्ट पता चल जाता। एक मैंने तस्वीर देखी, पाकिस्तान जनरेट करी थी कि हमारा एक विमान उनके खेतों में गिरा है और सरसों के खेत लहरा रहे हैं वहां पर भी। ठीक है ना? आप बताओ, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय सरसों के खेत कहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर वो विमान गिरेगा तो वहां आग लगेगी। आग लगेगी तो मान लो है भी, आपने कोई हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर सरसों उगा लिया, तो क्या वो पौधे बचेंगे? क्या आपने फायर प्रूफ सरसों पैदा करना शुरू कर दिया है? ठीक है ना? तो पहले से ही पता चल जाता है कि नहीं भाई साहब ये तो है। हाँ, सस्ता एडिट, उसको भी ढंग से नहीं कर पाया। तो ना ध्यान देना चाहिए कि वहां थोड़ा आग वाग लगा देते, लगाना चाहिए या नहीं। तो ये सब चीजें हैं। ठीक, कोलकाता में भी मिला था, पाकिस्तान ने भेजा था। हाँ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और भेज सकता है, कोशिश करता है। ड्रोन व्रोन तो तरन तारन है जो पंजाब में वहां सब आते रहते हैं, हथियार भेजता है, कभी ड्रोन के माध्यम से कुछ करता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल है हमारी आपकी मुलाकात क्या? नहीं। परसों है, परसों मिलते हैं। तो अब तो क्लोज बंद हो गया, तो बच्चे चले गए होंगे। ठीक, फिर भी आप लोग तो लिख ही सकते हो ना। वो वाले बच्चे चले गए तो क्या हुआ, आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत निरंतर परिवर्तनशील रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पुनर्संरचित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत 2.0, सुरक्षा सिद्धांत 2.0 पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 2.0 पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हो जाएगा? बस इसको लिखो, ठीक है।